बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क को, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस है, हम इसके फार्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे। इसको हम 3-4 तरीक़ों से डिफ़ाइन करके इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए टॉर्क को समझने का आगाज़ करते हैं। टॉर्क को आप यूँ समझ लीजिए कि ये रोटेशनल फोर्स है, ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन क्रिएट करे। तो ये फोर्स का एक ऐसा इफेक्ट है जो कि रोटेशन क्रिएट करता है। रोटेशन बाई कब क्रिएट होगी? हम जानते हैं कि लेट्स सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है किसी सरफेस पर और अगर इसके ऊपर इस सिमत में फोर्स लगाई जाए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है। ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्प्लेसमेंट तय करता है और इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को हम वर्क डन कहते हैं, यानी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर इसमें रोटेशन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर हम उसी की सिमत में उसके ऊपर और फोर्स लगा दें तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, जबकि अगर फोर्स उसकी वेलोसिटी के अपोजिट सिमत में लगाएं तब उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। इस एग्जाम्पल में भी रोटेशन का कोई तस्करा नहीं है। रोटेशन तब इन्वॉल्व होगी जब बॉडी का कोई भी एक पॉइंट किसी पॉइंट पर फिक्स कर दिया जाए, तब उसमें रोटेशन इन्वॉल्व होगी। आइए इस बात को फिजिकल अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जब फोर्स लगाई जाए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होती है। तो अगर इसका कोई एक्सिस फिक्स कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर इसको फिक्स कर दूं, अब अगर इसके ऊपर इस पॉइंट पर फोर्स लगाई जाएगी तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी बल्कि इसमें रोटेशन क्रिएट होगी। तब हम इस सूरत हाल में हम मजबूर हो जाते हैं कि हम टॉर्क को डिफाइन करें। सो व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क इज द रोटेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी about an axis due to a force applied at some point away from that axis of rotation, कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन से नहीं गुजरना चाहिए, वरना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। टॉर्क तब ही प्रोड्यूस होगा जब जो फोर्स जिस पॉइंट पर लग रही है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे हो। इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स। इसको अप्लाइड फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कहा जाएगा और उसका जो नाम है वो रखा गया है टॉर्क, एंड दैट इज टर्म्ड एज टॉर्क। इस डेफिनेशन में हमने दो चीज़ों का तस्करा पढ़ा है, एक है अप्लाइड फोर्स और एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन दोनों को बड़ा क्लियर कट हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि लेट्स सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये लाइन, ये जो टुवर्ड्स बोर्ड या आउट ऑफ बोर्ड ये जो लाइन है, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाएगा। अब अगर इसके ऊपर फोर्स इस सिमत में लगाई जा रही है तो आप देख सकते हैं कि लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये जो फोर्स है ये सेम ओरिएंट नहीं है। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। जिस सिमत में फोर्स लग रही है उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाएगा, और इस लाइन को जो वर्टिकल है इस बोर्ड के, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाएगा। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। जब हम डोर को ओपन करते हैं उसमें टॉर्क की इन्वॉल्वमेंट है। सीसा जो बच्चों का एक झूला है उसमें टॉर्क का तस्करा आता है। जब हम रेंच से किसी नट को टाइट या लूज करते हैं उसमें भी टॉर्क इस्तेमाल होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है और ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। मोमेंट से मुराद ये है कि ये फोर्स की ऐसी टेंडेंसी जो कि किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन क्रिएट करे, उस टेंडेंसी को मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल टॉ से। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो टॉर्क है किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि इसके ऊपर जितनी आप कुव्वत लगाएंगे उतनी ही उसमें रोटेशन क्रिएट होगी। इस एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसमें अगर मैं थोड़ी मिकदार में फोर्स लगाता हूँ तो थोड़ी रोटेशन क्रिएट हो रही है, लेकिन अब अगर मैं ज़्यादा मिकदार में फोर्स, अप्लाइड फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं तो ज्यादा रोटेशन क्रिएट हो रही है। तो ये बात समझना तो आसान है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर जो टॉर्क है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। इस एग्जांपल को हम नट को टाइट करने से भी समझ सकते हैं कि हम ज़ाहिर है अगर हमने इस नट को टाइट करना है तो जितनी ज़्यादा हम इस रेंच से फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ही ये टाइट होता चला जाएगा।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आप अपने कमरे का जो डोर है उसको भी ज़्यादा फोर्स या कम फोर्स ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि जितनी आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना ही उसमें रोटेशन ज़्यादा क्रिएट होगी। अब हम इसका दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं, टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब एल क्या चीज़ है? ये है मोमेंट आर्म, इसको लेवरेज या लीवर आर्म भी कहा जाता है। अब ये मोमेंट आर्म क्या चीज़ है? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है इस फोर्स की डायरेक्शन है। अगर ये फोर्स इस तरफ लग रही है तो ये आगे और पीछे ये सारी की सारी इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, यानी वो सिमत जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर ये फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रही है तो ये सारी की सारी जो डायरेक्शन है ये सारी इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी। तो अगर फोर्स इस सिमत में लग रही है, ये देखिए ये फोर्स इस सिमत में है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, इसको मोमेंट आर्म कहा जाता है। अगर मैं यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है और इनके दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है। तो इसमें देखें रोटेशन बहुत कम क्रिएट हो रही है, बल्कि इस मैग्नीट्यूड पर रोटेशन क्रिएट नहीं हो रही। अगर मैं मोमेंट आर्म इस डिस्टेंस को बढ़ा देता हूं तो उतनी फोर्स से आप देख सकते हैं इसमें कुछ रोटेशन क्रिएट हो रही है। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस देखिए। अब अगर ये मैक्सिमम इस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम मोमेंट आर्म अगर इस्तेमाल हो तो आप देखें उतनी ही मिकदार में फोर्स अप्लाई करने से इसमें ज़्यादा रोटेशन क्रिएट हुई है। तो मोमेंट आर्म की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की। मोमेंट आर्म की इंपॉर्टेंस को हम रेंच और नट की एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखें ये इसका लीवर आर्म या मोमेंट आर्म है, तो हम इसको यहां से पकड़कर फोर्स नहीं लगाते। हमेशा जब किसी नट को टाइट या लूज करना होता है तो हम मैक्सिमम डिस्टेंस से इसको पकड़कर फोर्स लगाते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको मैं कुछ वीडियोस भी शो कर रहा हूं। रेंच की ही एग्जांपल की एक ये वीडियो आपके सामने है। इसमें आप देखें दो रेंच हैं, एक की लेंथ ज़्यादा है 40 सेंटीमीटर और दूसरे जो रेंच है उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। दोनों के एंड्स पर सेम फोर्स 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जा रही है। 100 न्यूटन फोर्स जब 40 सेंटीमीटर आर्म लेंथ के रेंच पर अप्लाई होगी तो जो उसमें टार्क प्रोड्यूस होगा वो होगा 40 न्यूटन मीटर। जबकि 30 सेंटीमीटर वाले के ऊपर आप देखें कि इसमें रोटेशन कम क्रिएट हो रही है, जबकि फोर्स की मिकदार वही है, तो इसमें जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो है 30 न्यूटन मीटर। यहां से आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ मीटर और फोर्स का यूनिट न्यूटन है, लिहाजा दोनों का यूनिट मिलाकर जो टार्क का यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन मीटर। मजीद रोजमर्रा जिंदगी के एग्जांपल्स देखने के लिए आइए एक वीडियो का मुशाहिदा करते हैं। इस वीडियो में देखिए कि गाड़ी के व्हील का नट ओपन करने के लिए वो रेंच के ऊपर पांव रखकर प्रेस कर रहा है, यानी वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को बढ़ा रहा है। और आप इस एग्जांपल में देखें कि उसके रेंच की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज की गई है। जो रेंच की लेंथ होती है उसको एक्स्ट्रा इसलिए इंक्रीज किया जाता है ताकि मैक्सिमम फोर्स लगाने के बावजूद टार्क को और ज़्यादा मैक्सिमम किस तरह से किया जा सकता है कि आप उसके मोमेंट आर्म को जितना इंक्रीज करते चले जाएंगे उतना जो टार्क है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये आप इस वीडियो में भी देखें, इसमें देखें कि रेंच की जो लेंथ है, आर्म लेंथ है, वो कितनी ज़्यादा है कि आदमी महज अपने बाजू से ही उसी रेंच से उसी नट को ओपन कर रहा है। जी इन एग्जांपल से आपको ये बात समझ आ गई कि जो टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंट आर्म के। तो जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इक्वल साइन आएगा तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू L इंटू F। इस केस में जो कांस्टेंट है वो 1 है, लिहाजा यही इसका फार्मूला होगा। तो यहां से हम मैथमेटिकली टार्क को डिफाइन कर सकते हैं। टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम टार्क के कंसेप्ट को और उसके मैथमेटिकल रिलेशन को हम ज़रा डिटेल से अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो इसके लिए लेट्स सपोज आई एम सपोजिंग द सेम बॉडी कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है। जी स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और ये उस पॉइंट P जहां पर फोर्स एक्ट कर रही है उसका ओरिजिन यानी पिवट पॉइंट के लिहाज से पोजीशन वेक्टर है।
तो इस फिगर में हमने क्या किया है कि हमने फोर्स को और इस पोजीशन वेक्टर दोनों को उनके रिस्पेक्टिव रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इस तरह से रिजॉल्व किया है कि एक कंपोनेंट दूसरे के परपेंडिकुलर और एक पैरेलल आ जाए। जैसे कि फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि इसके पैरेलल है उसमें रिजॉल्व किया, और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐसा जो कि इस पोजीशन वेक्टर आर के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से आर के कंपोनेंट एक ये आ गया जो कि इस लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है, और एक आर का ये कंपोनेंट आ गया जिसको हम आर पैरेलल भी लिख सकते हैं जो कि इस फोर्स के पैरेलल में है। इसी तरह से इस कंपोनेंट को हम एफ पैरेलल भी लिख सकते हैं जो कि आर के पैरेलल है। तो जी प्रीवियसली हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड एफ। मोमेंट आर्म को हम आर परपेंडिकुलर कह सकते हैं कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हम टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो एक डेफिनेशन इसकी ये आ गई। अब इस आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? हम ये जानते हैं कि दो वेक्टर्स को जब टेल टू टेल ज्वाइन किया जाए तब उनके दरमियान जो एंगल है वो प्रोमिनेंट होगा। यानी जब हमने इस आर वेक्टर को यहां पर रखा तो ये एफ और आर के दरमियान ये एंगल सामने आया। जितना एंगल ये है ज्योमेट्रिकली उतना ही एंगल इधर होगा। अब ये पोजीशन वेक्टर है, इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये पैरेलल कंपोनेंट है। तो हम जानते हैं कि जब एक वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है, लेट्स सपोज ये इसका x कंपोनेंट और ये इसका y कंपोनेंट है, यानी ये पैरेलल कंपोनेंट x एक्सिस के लिहाज से और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और अगर ये वेक्टर a हो तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ay यानी a साइन ऑफ थीटा के बराबर है और ये ax a कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। तो इसी तरह से ये जो r परपेंडिकुलर है ये किसके बराबर आएगा? ये आ जाएगा r साइन ऑफ थीटा के। तो हम यहां पर r परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। r परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? r साइन ऑफ थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। अब हम इस फार्मूले को डिस्कस करते हैं कि हमने f के दोनों कंपोनेंट्स में से f परपेंडिकुलर को ही क्यों लिया। ये तो बाय डेफिनेशन आपको बात समझ आ गई। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो f पैरेलल कंपोनेंट है ये इसमें किसी भी किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा। लेट्स सपोज हम उसी ऑब्जेक्ट को अगर यहां पर रखें और ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है अगर इस तरफ फोर्स लगाई जाए तो इसमें किसी तरह की भी जो रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं है। चूंकि ये अपनी जगह पर फिक्स है लिहाजा इसमें डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये फिक्स ना होता तो इसमें इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाती, लेकिन इसमें रोटेशन नहीं हो रही। मतलब इसका अल्टीमेटली ये बना, मतलब इसका ये बना कि ऐसी फोर्स जिसकी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजर रही होगी वो उस बॉडी में टॉर्क या रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। यानी एफ पैरेलल जो है वो इसमें किसी भी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सिर्फ फिर बाकी बचता है ये एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, इसमें जो रोटेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसके पास है। लिहाजा हम लिखेंगे कि एफ परपेंडिकुलर इनटू आर। दैट्स मीन वी कैन डिफाइन द टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट एंड द पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड and that component of force which is perpendicular to the position vector। तो अब हम इस फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करके इनकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये पैरेलल कंपोनेंट है तो ये किसके बराबर है? f cos थीटा, जो कि इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, जबकि ये जो कंपोनेंट है f साइन ऑफ थीटा ये रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस करने के। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। r की वैल्यू r ही आएगी, जबकि f परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी f साइन ऑफ थीटा। जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि r साइन थीटा इंटू f ये मैग्नीट्यूड्स हैं, इसको भी r f साइन थीटा लिखा जा सकता है और ये भी r f साइन थीटा के इक्वल है। अब हम इसी चीज को उन फिगर्स के लिहाज से एक्सप्लेन करते हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है। ये मैंने एक ही फिगर में बनाया है। अब हम इसको दो डिफरेंट फिगर्स में डायरेक्टली आपके सामने डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं ताकि आपको भी पता चल जाए कि इन डायग्राम्स को ड्रॉ किस तरह से करना है। जी स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह की फिगर्स बनी हैं, फार्मूलाज यही रहेंगे। अब इन्हीं फार्मूलाज को हम इन फिगर्स से एक्सप्लेन करेंगे
एक दफ़ा मैं फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा और एक दफ़ा इस पोजीशन वेक्टर को। तो लेट्स सपोज हम इस आर वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ये इसका इक्वल वेक्टर हम यहाँ पर ले लेते हैं। वो इसलिए ताकि हमें इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो सामने आ जाए। तो ये फोर्स और आर के दरमियान एंगल आ गया थीटा। अब हमने क्या करना है कि इसकी हेड से यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये जो है ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया और यहाँ से लेकर ये जो है ये इसका पैरेलल कंपोनेंट आ गया। अब ये जो कंपोनेंट है हम जानते हैं कि ये टार्क प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबल है। इसको अभी हम प्रीवियसली बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये जो है ये अप्लाई कहाँ पर हो रहा है, ये बात याद रखें कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो यही है, लिहाजा हम इस कंपोनेंट को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो यहीं पर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये इसका आ गया एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि इस डेफिनेशन के मुताबिक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि अब हमने आर वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। यहां पर हमने एफ को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना था, एफ अपनी जगह पर रहा, आर को हम यहां पर ले आए फिगर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। अब भी हम फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स सपोज जो एफ वेक्टर है उसको अगर आप यहां पर कंसीडर कर लें तो ये आपके सामने जो एंगल है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा कि ये आर और थीटा के दरमियान एंगल है। अब चूंकि हमने आर वेक्टर को ऐसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है जो कि इस एफ के पैरेलल हों और परपेंडिकुलर हों, तो हम क्या करते हैं कि इसके हेड से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक आर का ये कंपोनेंट हो गया और एक आर वेक्टर का ये कंपोनेंट हो गया। 90 डिग्री और थीटा के दरमियान जो कंपोनेंट है वो आर कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, जबकि थीटा के सामने जो कंपोनेंट है वो आर साइन थीटा कंपोनेंट है। अब आप देख लीजिए कि ये आर साइन थीटा कंपोनेंट, इस फोर्स की अगर ये लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ किया जाए तो ये जो कंपोनेंट है यहाँ पिवट पॉइंट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लिहाजा इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। दिस इज द आर साइन थीटा। दोनों सिचुएशन में हमारे पास यही फार्मूला सामने आएंगे। जी अब आप इन फिगर्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए। जी स्टूडेंट्स, मैं आर वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की एक और आपको टेक्निक बताता हूँ। लेट्स सपोज द सेम फिगर कि ये इस पॉइंट तक पोजीशन वेक्टर है और ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये इस तरफ पोजीशन वेक्टर एक्सटेंड है। अगर यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है तो लाजमी बात है यहाँ पर भी फिर एंगल थीटा ही बन रहा है। तो हम आर वेक्टर को यहाँ पर भी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। करना यही है कि एक कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए और एक कंपोनेंट उसके अलोंग होना चाहिए। तो जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका ये कंपोनेंट ऐसा आ गया जो कि इस फोर्स के परपेंडिकुलर है और ये कंपोनेंट ऐसा आ गया जो कि इसके अलोंग है। तो अब आप देख लीजिए कि ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस फिगर में ये डायरेक्टली आर साइन थीटा हमारे सामने आ जाता है। तो दोनों सिचुएशंस में जो टार्क है उसकी जो मैग्नीट्यूड आ रही है वो है आर एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। जी अब आपको मैथमेटिकली डायग्राम के लिहाज से इसकी समझ आ गई। अब हम इन फार्मूलों से आगे इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं कि फाइनली इसका क्या फार्मूला बन सकता है। जी हमने दोनों सिचुएशन में देख लिया कि जो टार्क है उसकी मैग्नीट्यूड आ रही है आर एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। अब आप जरा याद करें कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया करते थे तो उनकी वैल्यू क्या आती थी, ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब अगर इनकी मैग्नीट्यूड ले ली जाए, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ले ली जाए तो ये आ जाता था ए बी साइन ऑफ थीटा। तो ये है आर एफ साइन थीटा। इसका ये मतलब है कि हम इसको मैग्नीट्यूड के स्टाइल में हम लिख सकते हैं कि ये आर
क्रॉस एफ की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। जिस तरह से ए बी साइन ऑफ थीटा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, इसी तरह से हम आर एफ साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कि ये आर क्रॉस एफ की मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस तरफ हमें एन यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा और इस तरफ हम इसको मॉड से आजाद कर देंगे, तो ये बन जाएगा टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, और इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर क्रॉस एफ। जी स्टूडेंट्स, रिकॉल टू योर माइंड द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। हम जानते हैं कि ये जो एन यूनिट वेक्टर है ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वेक्टर ए और बी लाई कर रहे हैं। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि वेक्टर आर भी इसी प्लेन में है और वेक्टर एफ भी इसी प्लेन में है। तो जो एन परपेंडिकुलर होगा वो किस तरह से होगा कि अगर ये आर फर्स्ट वेक्टर है और ये एफ जो है ये सेकंड वेक्टर है, तो जब हम आर क्रॉस एफ करेंगे तो राइट हैंड रूल से हम इस स्टार की डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस स्टार की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगी, और वो किस तरह से डिटरमिन होगी कि फर्स्ट वेक्टर हम आर को लेंगे, सेकंड वेक्टर हम फोर्स को लेंगे, और राइट हैंड रूल से स्मॉलर एंगल के अलोंग जब हम इनको रोटेट करेंगे तो जो इरेक्टेड थंब है वो टार की डायरेक्शन को शो करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टार, और इसको पॉजिटिव लिया जाता है। ये आपने बात याद रखनी है कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टार्क है उसको पॉजिटिव लिया जाएगा और जो क्लॉकवाइज टार्क है उनको नेगेटिव लिया जाएगा। सो वी कैन राइट एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच both R and F lie। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट है कि जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है वो पॉजिटिव लिया जाएगा और जो क्लॉकवाइज टार्क है वो नेगेटिव लिया जाएगा। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं एंगल के लिहाज से। हम जानते हैं कि जब हम एंगल्स को मेजर करते हैं तो इस तरफ 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरफ एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को नेगेटिव लेते हैं। इस रेफरेंस से आपने याद रखना है। और एक और अहम बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब फोर्स पिवट पॉइंट या लाइन ऑफ एक्शन से गुजरेगी उस वक्त उस बॉडी में कोई भी रोटेशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए जो मोमेंट आर्म है वही जीरो हो जाएगा। तो जो टार्क इज इक्वल टू एल इंटू एफ है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू एफ एंड द जीरो टार्क विल बी प्रोड्यूस। अब जी हम इस टार्क की इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं कि टार्क वही रोल एंगुलर मोशन में प्ले करता है जो कि फोर्स लीनियर मोशन में प्ले करती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर एक बॉडी रेस्ट की हालत में हो, उसके ऊपर फोर्स लगे तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो जब एक बॉडी का एक्सिस फिक्स हो उसके ऊपर जब फोर्स लगेगी तो उसमें जब रोटेशन क्रिएट होगी तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। दैट्स मीन इट प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम फैन को ऑन करते हैं उस वक्त उसके ऊपर टार्क एक्ट कर रहा है, वो उसकी स्पीड को मैक्सिमाइज कर रहा है, रोटेशनल स्पीड को, एंगुलर वेलोसिटी को। तो जब तक उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मौजूद है तब तक एंगुलर एक्सेलरेशन है और तब तक ही टार्क उसमें होगा। जब फैन अपने स्पेसिफिक स्पीड से घूमना शुरू कर देगा, जब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा और टार्क भी नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, होपिंग सो कि आपने सारे लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने कंटेक्ट्स में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और हमारे चैनल फिजिक्स आसान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त आती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।